नमस्कार साथियों। क्या रेगिस्तान के बारे में जानते हैं? रेगिस्तान कितने तरह के होते हैं? रेगिस्तान भारत में पाया जाता है? क्या रेगिस्तान अन्य देशों में भी पाया जाता है? क्या रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? क्या आप ये भी जानते हैं रेगिस्तान में कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं? क्या आप ये भी जानते हैं रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं या गर्म भी होते हैं? उनका तापमान कितना होता है या कितना ठंडा होता है? वहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं? और रेगिस्तान बनते कैसे हैं? रेगिस्तान बनते कैसे हैं और रेगिस्तान बनने के क्या कारण हैं? इन सारे प्यारे सवालों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस सेशन में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी या इसमें स्वागत है। हमें उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे। आप हमारे इस नंदनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इस सेशन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइबर हमको मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट दे सकें। जो आपके 25 मई 2025 में जो एग्जाम होगी आईएएस की प्रीलिम्स, उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7। इससे शुरू करने से पहले फिर मैं एक बार आपसे बोलूंगा कि आप हमारे इस नंदनी आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी है, अध्याय नंबर 7 है, लास्ट अध्याय है और इसमें है रेगिस्तान में जीवन। तो आपने अनुमान लगाया होगा या आप कल्पना करते होंगे कि मानव को जीवन जीने के लिए या जो पशु पक्षी है उनको अपनी जीवन जीने के लिए पानी आवश्यक है। भाई पानी बिना तो जीवन संभव नहीं है ना। अगर जहां पानी कम होगा तो उस क्षेत्र में, उस जगह में या उस देश में या उस महाद्वीप में रेगिस्तान तो बनेगा। तो वही इन्होंने बात की है और इस जल के बारे में हम जो पढ़ चुके हैं, अध्याय नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। एक बार हम चीजों को यहां से थोड़ा रिपीट करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप देखेंगे कि अध्याय 5 में, आप देखेंगे कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप स्वतः ही विचार कर सकते हैं कि जल मनुष्यों के लिए कितना उपयोगी है। अगर जल जल गंदा होता, अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और आज के जमाने में जल हम किस हद तक बर्बाद कर रहे हैं। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा होगा जो 17 है। वैसे ये जो SDG 17 है आपको रटे हुए होने चाहिए। जिससे कि आपको पता है कि जैसे हम एजुकेशन में जाते हैं, जो हमारे 5वें और चौथे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, 5वें पे हमारा जेंडर इक्वलिटी आती है और हमारे 7वें में जो आता है वो जल ही है। तो इन सारे चीज़ों को हमें रटना है, मतलब ये जो हमें जो गोल है हमको याद रखने हैं, जो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। देखिए, जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। आप विचार करेंगे कि अगर जल ना हो तो कोई भी जीव हो है वहां पर रह रहा है तो उसके लिए जीवन कठिन होगा। आगे देखेंगे हम। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। विश्व में हर जगह तापमान एक समान नहीं है, कहीं तापमान अत्यधिक ठंडा होता है, कहीं तापमान अत्यधिक गर्म होता है। तो देखिए, लोगों ने उस गर्म तापमान के अनुकूल अपने आप को बना लिया, ढाल लिया है। उसमें भी लोग रह रहे हैं। जहाँ ठंडे इलाका है क्या वहां पर लोग नहीं रह रहे हैं? क्या गर्म इलाका वहां लोग नहीं रह रहे हैं? तो उन्होंने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया है। अब देखिए, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, मतलब उनका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। आप अनुमान करेंगे। अब देखिए, कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। आप लद्दाख में जाएंगे, लेह में जाएंगे, वहां पर तापमान देखेंगे कितना ठंडा रहता है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। कैसे रेगिस्तानी क्षेत्र? आप जानेंगे कि ठंडे क्षेत्र भी रेगिस्तानी है। जी हाँ, वो भी रेगिस्तानी है। अब इस सारे चीजों को जानने के लिए हम इसमें एक एक शब्द को गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। अब इन क्षेत्रों में जब बारिश कम होगी तो वनस्पतियां भी तो विरल होंगी।
अब ऐसा तो है नहीं कि रेगिस्तान में वनस्पति आपके जो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते वैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां तापमान अलग है, जलवायु में अंतर है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि रेगिस्तान तापमान के अनुसार गर्म भी होंगे और ठंडे भी होंगे। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, जो रेगिस्तान है इनमें अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है तो लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अगर रेगिस्तानी इलाका है, अगर थोड़ा बहुत जल मिल जाता है तो लोग वहां पर कृषि के लिए भाई बस जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी आजीविका चलानी है, वो जीवन जीना चाहते हैं, वो अपनी इनकम अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए वो खेती करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, इन्होंने बताया है रेगिस्तान की परिभाषा, शब्दावली है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यह एक शुष्क प्रदेश है। कैसा? शुष्क। शुष्क प्रदेश ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अधिक तापमान है तो भी वनस्पतियां कम होगी वहां पर, निम्न तापमान तो भी वनस्पतियां कम होगी वहां पर। वही बात उन्होंने बताई है रेगिस्तान की परिभाषा में। अब देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्लीज इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और जो भी हमारी जितनी वीडियो होती हैं, हम उनमें प्रत्येक वीडियो में हम कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताते हैं, इसलिए आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियो को, सारे लेक्चर को आसानी से देखें, ध्यान से देखें। तो ये थोड़ी देर का कॉन्सेप्ट है, आप इसमें सीखेंगे कि रेगिस्तान बनता कैसे है। बारिश अपने यहाँ पर जो होती है, शीतकालीन जो बारिश होती है अपने यहाँ पर, अभी दिसंबर के महीने में बारिश हुई है और ये फरवरी तक चलती है, ये मध्य दिसंबर से लेके मिडिल फरवरी तक ये बारिश होती है, शीतकालीन वर्षा। और ये बारिश आपके फसलों के लिए एक रामबाण का काम करता है, आप समझेंगे। इससे फसल अच्छी पैदा होती है और किसानों को फायदा होता है। भाई एक अगर उनकी ठंड के मौसम में वैसे भी किसानों को सिंचाई करने के लिए जाने में थोड़ा आलस होता है, अगर ऐसे बारिश हो जाए तो उनका तो पानी बच गया ना सिंचाई करने का, उनके पैसे बच गए, और जल से जो भी जल जो भी जमीन से निकलता वो बच गया, नहरों से या जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनसे जो सिंचाई होती है वो बच गया। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ध्यान से इसे देखिए। हमने आपसे पहले कहा है कि आप अपने पास एक विश्व का मानचित्र रखेंगे, एटलस रखेंगे। हम उसमें देखेंगे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं और इनके बीच में कौन कौन से सागर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कौन से सागर हैं। इन सारे चीजों को जानने के लिए आपको जरूरी है अपने पास रखना एक एटलस, और आप रख सकते हैं कि अपने पास एक ग्लोब। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ग्लोब ज्यादा पैसों का नहीं आता, 400, 500, 600 का आता है। आप अपने पास रखिए, अपनी टेबल पर रखिए उसको, उसको घुमा घुमा के देखिए, देखिए पूरी पृथ्वी आपके पास रखी हुई है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है। तो यही कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे कि हमारा जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान, वो कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये जो आपका है दक्षिण वाला, ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये। और आपका जो ये दिख रहा ना, ये मेडिटेरेनियन सी है, जैसे हम भूमध्य सागर बोलते हैं। ये यहां पर आपका यूरोप महाद्वीप होगा, यूरोप, और यहां पर आप देखेंगे एशिया महाद्वीप। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो कि इससे समझने में बच्चे कईयों क्लास ले लेते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। आपकी इस एनसीईआरटी में आपको एडवांस बता रहा हूं,
आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे आप जो भी आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, और ये जो है ना ये आपका ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आपका भारत है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह भारत है। ये भारत का नक्शा है, हमने पूरे मैप बनाया पूरे वर्ल्ड का, जितना जरूरत है हमने उतना बना दिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, हमें इसका कोई अभी काम नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। हम यहाँ बात करेंगे अपने अफ्रीका की और अपने भारत की। अब देखिए, हमारी जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, वो हमारे इस अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजर रही है। आप देखेंगे गुजर रही है 0 इंच पे, है ना। अब हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया आप लोगों को कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है हमारी, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप से बीचों बीच से गुजरती है, सागरों को 2 भागों बांट देती है, तो इस विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये और यहां पर सूर्य का तापमान अत्यधिक होता है साल के दिनों में। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। जब यहां पर तापमान अत्यधिक होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, आप जानते हैं। तो जो उच्च अक्षांशों से जो वायु आती है, पूर्वी पवनें आती हैं, वो अपने साथ हवा के साथ जो जल को लेके आती हैं। तो यहां पर इस भाग में, विषुवत रेखा के भाग में जल एकत्रित हो जाता है। जब ये जल एकत्रित हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विभाजित हो जाता है, दोनों तरफ भागने लगता है ये, और आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब देखेंगे तो कहीं रुकेगा वो जल? नहीं। अब एक जो हमारी जो धारा बनती है वो चलती है उत्तर की तरफ, ये जिसे हम बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, जल धारा, जो कैसी धारा है आपकी, जो ये गर्म जल धारा है। क्यों गर्म जल धारा है? क्योंकि यह विषुवत रेखा के तरफ से बह रही है, तापमान अधिक है इसलिए गर्म धारा है, और ये जहां जहां जाएगी वहां का तापमान बढ़ाती हो जाएगी। ये जब तापमान वहां का बढ़ेगा, जल का तापमान बढ़ेगा, तो वहां पर जो जल है वो बाष्पित होगा, बाष्पित होकर के ऊपर उठेगा, और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको पता है कि ऊपर जाने पर तापमान गिरता है। तो ये जब ऊंचाई पर जाते हैं उनका तापमान गिर जाता है तो ये संघनित हो जाती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। पूर्वी तटों पर, जो आपके देश के पूर्वी भाग हैं, उन पर बारिश होती है, और जिन भागों से ठंडी जलधारा गुजरती है वहां पर वहां का जो तापमान है जल का, वो तापमान को कम कर देती है। जब तापमान कम कर देती है तो ये बताओ फिर वहां पे बादल कैसे बनेंगे? जब बादल नहीं बनेंगे तो उन भागों में क्या होगा? सूखा पड़ेगा। बारिश अगर होगी भी तो कम होगी, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वहां क्या होगा? रेगिस्तान। वही बात हम आपको यहां समझा रहे हैं। आप देखिए ये कौन सी धारा है, यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज करके। ये जो धारा है आपकी, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कैसी है ये? गर्म जलधारा है। अब ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर टकराती है, ये बन जाती है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? वो भी गर्म धारा है। ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। स्ट्रीम भाप बोलते हैं, है ना, आप उसी से समझ सकते हैं इसको। तो गल्फ स्ट्रीम धारा हो गई, गर्म धारा है। तो ये देखो अमेरिका के पूर्वी तटों से टकरा रही है ये, और वहां का जो जल है उसका तापमान गर्म कर रही है। जब यहाँ का जल गर्म होगा, वाष्पित होगा, बादल बनेंगे और बारिश, इन भागों में बारिश हो जाएगी। यहाँ पर बारिश होगी तो इन भागों में क्या होता है? शुष्कता नहीं होती है, रेगिस्तान नहीं बनते। अब एक जो धारा है, आप देखेंगे एक जो धारा है वो आपके यूरोप की तरफ उत्तरी अटलांटिक अफवाह क्षेत्र कहलाता है। वो उत्तरी अटलांटिक अफवाह नाम की धारा है, वो ऊपर चली जाती है,
जो इन भागों में, यहाँ यूरोप के इन भागों में बारिश कराती है। भाई जब जल, गर्म जल जाएगा, जहाँ का तापमान कम है वहाँ का तापमान बढ़ाएगा, तो जल वाष्पित होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, तो यहाँ बारिश कराता है ना। ये अफवाह बोलेंगे हम, इसमें शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए बात आप हमारी समझ रहे होंगे। उत्तरी अटलांटिक अफवाह बोलेंगे, ये गर्म जलधारा है। और एक जो जलधारा यहाँ पर आती है, ये होती है आपकी केंद्रीय जलधारा। केंद्रीय जलधारा, ये मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, है ना। ये जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। कैसी है ये? ठंडी जलधारा, ये ठंडी है। अब ये जलधारा ठंडी है ये, और आपके अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आ रही है ये। यहाँ का जो तापमान जल का गर्म होगा, तो ये जब जलधारा ठंडी आकर के यहाँ मिलेगी, तो वहाँ का तापमान ठंडा होगा या नहीं होगा? जब ठंडा होगा तो जल वाष्पित नहीं होगा। जब जल वाष्पित नहीं होगा, वहाँ बादल नहीं बनेंगे, नहीं वर्षा होगी। तो इन क्षेत्रों में, यहाँ पर जो आपका जो पाया जाता है ना, इस क्षेत्र में ये सहारा मरुस्थल पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर तो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, तो वहां से जल वाष्पित नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो उसकी दिशा अलग है। अब आप अपने भारत में शीतकालीन वर्षा देखते हैं, जिससे पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से जो वर्षा होती है, जो आपके भारत का जो ये हिस्सा है ना, अब देखते हैं जब ये वर्षा होती है शीतकालीन में, तो हमारा जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा में, यानी जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके दक्षिणी ओर चला जाता है, जिसे बोलते हैं दक्षिणायन। यहां पर सूर्य जाता है इस जगह पर। अब यहां सूर्य आएगा तो यहां तापमान अधिक होगा। तापमान वहां अधिक हो रहा है, और हम जो जहां रह रहे हैं वहां तापमान कम हो रहा है, ठंड लग रही है, अभी ठंड लग रही है। तो जहां तापमान अधिक हो रहा है वहां लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर। और जहां ठंड हो रही है, जहां सूर्य वहां है नहीं है, तो वहां बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। अब बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अब बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ जो आ रहा है बनके, ये आपके उत्तर और पश्चिम से प्रवेश करता है भारत में। तो आपके राजस्थान में भी वर्षा होती है, आपके दिल्ली में भी, आपके पंजाब में भी, आपके हरियाणा में भी इनमें वर्षा होती है, जो शीतकालीन वर्षा होती है। ये आपके फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब ये बोलेंगे सर चलो ये बात तो ठीक है कि ये जो भूमध्य सागर है इसका जल ऐसे चला गया, भारत के लिए पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ बाढ़ से उपाय क्या? नहीं। इसलिए ये जो क्षेत्र है, ये वाला सहारा मरुस्थल वाला, ये शुष्क हो गया है। ठीक है। अब बोलेंगे सर फिर आपके भारत में राजस्थान में कैसे सूखा पड़ता है? भाई वहां बारिश क्यों नहीं होती? अब देखिए आपके जो ठंड में जो बारिश हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, ठंड में हुई है। अब जब आपके जो मानसून आपके अरब सागर से जब उठते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान में दिल्ली तक जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, वो समानांतर ऐसी क्षेत्र जो होती है, तो ये मानसून ऐसे निकल जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उत्तरी भाग तक बारिश होती है, लेकिन राजस्थान का भाग छूट गया। जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठते हैं, तो यहाँ से बारिश कराते कराते पश्चिम तक पहुंचते तक उनका जल वाष्प की क्षमता कम हो जाती है, बारिश धीमी पड़ जाती है। इस वजह से आपका राजस्थान में रेगिस्तान है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, हमें उम्मीद है। तो ये सारी बात आपको समझानी थी कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं। अब हमारे इसमें जो बातें लिखी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको पढ़ लेते हैं। बची कुछ जो बातें आपकी उससे क्लियर हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, आप जब अधिक पढ़ते, जब एडवांस में जाते, तब आप ये सब सीख पाते। और मैंने आपको इस चैप्टर में बता दिया, आप हिलाक इसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन तब तक इसे एक दो बार और पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको ज्योग्राफी रटनी नहीं है। ज्योग्राफी रटने से किसी को याद हो ही नहीं, हो ही नहीं सकती। बस समझना है हमें चीज़ों को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बात हो रही है इसमें गर्म रेगिस्तान की। ये जो बात हो रही है किसकी? गर्म रेगिस्तान सहारा। देख लेते हैं। देखिए विश्व एक अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए।
विश्व में आप जाइए, विश्व का मानचित्र देखिए, उसमें एक आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा। उस अफ्रीका महाद्वीप के आपके मानचित्र को आप देखेंगे तो मैंने आपसे पहले क्या कहा है, आप अपने पास एक एटलस रखेंगे, उस एटलस में आप देखेंगे कि आपका अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है और आपका जो सारा मरुस्थल है वो किन किन देशों से घिरा हुआ है, सारा मरुस्थल से किन किन देशों की सीमा लगती है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा वो कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी देश की सीमा सहारा रेगिस्तान से नहीं लगती। करीब 11 देश हैं, अगर आप उनको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम टाइम वो क्लिक करेंगे, आप आंसर सही कर देंगे। वही तो चीज हमें सीखनी है। अब देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। ये आपका काम है, पता लगाइए। अगर आपके पास एटलस है तो आप उसको देखिए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग कितना 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बहुत हो गया। और आपके भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अनुमान लगा सकते हैं आपके भारत के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा आपका अफ्रीका महाद्वीप में जो सारा मरुस्थल है उसका है। आपका स्टेटमेंट बन सकता है यहां से। तो ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से, 11 देशों से। ये देश हैं, अब देश का नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपका अल्जीरिया हो गया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये क्या है, ये रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। आप जब रेगिस्तान के बारे में विचार करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनता होगा, रेत का ढेर, या जहां रेत ही रेत है वो रेगिस्तान है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। बजरी भी पाई जाती है वहां पर, नग्न चट्टानी भी पाई जाती है वहां पर, उनके पठार भी पाए जाते हैं। पर क्या है, वहां पानी नहीं है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। कितना, 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप विचार कीजिए 2500 मीटर कितना होता है। अब इसमें थोड़ा इनमें चित्र में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये सहारा रेगिस्तान का पिक्चर है। क्योंकि समझने के लिए हमें पिक्चर, तस्वीर जो होती है वो देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं, देखिए आप इनको। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट जो बनते हैं आपके एग्जाम में काम आते हैं। इसलिए हम आपको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब इन्होंने कहा है, देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो रेगिस्तान वाला इलाका है, क्या वहां पर कभी वनस्पति पाई जाती थी, क्या वहां पर कभी जैव यानी बायोडाइवर्सिटी थी वहां पर? क्या, देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। एक समय में कैसा था, पूर्णतः हरा भरा मैदान। वहां पर विभिन्न तरह के पक्षी, विभिन्न तरह के पशु, विभिन्न तरह की वनस्पतियां पाई जाती थी। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है, जो सहारा की जो गुफाएं हैं उनसे जो चित्र मिला है उनसे पता चलता है कि यहां नदियां तथा मगर पाए जाते थे। नदियां और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। यहां पर जो जानवर यहां पर पहले पाए जाते थे उनकी उन्होंने लिस्ट बता दी है, नाम बता दिए। अब देखिए, ये जानवर सामान्य थे, परंतु यहां के जलवायु परिवर्तन ने
इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। वहाँ की जब जलवायु चेंज हो गई तो वहाँ की जो जलवायु चेंज होने से वो शुष्क क्षेत्र में बदल गया, वहाँ का जीवन खत्म होने लगा, वहाँ वनस्पतियां नष्ट होने लगी। और आज आप देख सकते हैं क्या हालत है। अब आपका इसमें चित्र दिखाया गया है, ये आपका सहारा मरुस्थल है। अब देखिए सहारा मरुस्थल किन किन देशों के साथ लगता है, या जो कौन कौन से देश सहारा मरुस्थल को छूते हैं। देखिए आपका अल्जीरिया है, आप देख सकते हैं अल्जीरिया, यहां तक देश आपका अल्जीरिया। पर आप ये देख सकते हैं इस देश में मरुस्थल कहां तक है, इतना मरुस्थल है, देखिए आधे से ज्यादा भाग पर मरुस्थल है, हरियाली तो बहुत कम है। यानी कि जो आसपास के क्षेत्र है ना, बस थोड़े थोड़े दूर तक बारिश होती है, और भीतर के साथ जाते हुए, अंदर के साथ जाते हुए बारिश कम होती जाती है। परिणाम ये होता है कि वो रेगिस्तान बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लीबिया है, लीबिया ये तो पूरा ही मरुस्थल में डूबा हुआ है। मिस्र आप देखिए, सूडान देखिए, चार्ट देखिए, चार्ट ये है आपका थोड़ा आधा है, आधा रेगिस्तान रेगिस्तान बदला हुआ है। ये आपका नाइजर देखिए, माली देखिए, है ना, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, ये आपके रेगिस्तान की सीमा से सटे हुए देश हैं। और आपके इस अफ्रीका महाद्वीप से जो आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है आपके, इसको बराबर दो भागों में बांटती है, बीचों बीच गुजर रही है, आप देखेंगे ये जा रही है। और इसके जो सारा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहां पर कर्क रेखा गुजर रही है, देखिए। बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें आप लिख लेंगे आप आराम से, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या आप जानते हैं, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, कौन, त्रिपोली, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहां का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। समझते हैं आप, 57 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना हो गया। अब देखिए जलवायु, देखिए सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, जब गर्म होगी तो शुष्क भी होगी, अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब थोड़े समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित, आकाश में कोई बादल नहीं होगा, यह निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ती है ना वहां पर, नमी इकट्ठी होगी कहां से एकत्रित होगी, कहां से वो संचित होगी, इतना प्रकाश, इतना तापमान, नमी बाष्पित हो जाती है। आप देखेंगे दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, मतलब दिन में तापमान अधिक होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। अनुमान लगाइए आप, अगर आप जहां रह रहे हैं, राजस्थान इलाके को छोड़ करके, रेगिस्तान इलाके को छोड़ करके आप जिन राज्यों में रह रहे हैं, अगर उसका तापमान अगर 40 से ऊपर जाता है, 42 जाता है, तो आप बोलते हैं बहुत गर्मी है। लेकिन यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तो उनकी क्या स्थिति होगी, आप विचार कीजिए। अब देखिए, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो रेत है, वो जो नग्न चट्टान है, वो कैसे होती है, अत्यधिक गर्म होती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। जब तापमान जब गिरता है ना, तो चारों ओर, जब तापमान विकिरण होता है तो चारों ओर क्या होगा, मौसम गर्म हो जाएगा, जलवायु गर्म हो जाएगी। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों, वहां बादल नहीं है, वहां का तापमान विकट हुआ, रोकने के लिए कुछ है नहीं है, तापमान विकट होता चला जाता है, वहां का तापमान ठंडा होता जाता है। रात में कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप राजस्थान में जहां रह रहे होंगे, आप देखते होंगे कि रात में ठंडी अधिक होती है और दिन में गर्मी अधिक होती है। तो ये इसके जलवायु के कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात। एक क्षेत्र में जो भी वनस्पति जो होती है उसको हम बोलते हैं वनस्पति जात, और उस क्षेत्र में जो भी प्राणी होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राणी जात। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में, अब जो सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पतियां हैं उनमें कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं, मतलब वहां की ये वृक्ष है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुधान हरित द्वीप, जो खजूर के पेड़ लगे होते हैं वहां पर थोड़ी छोटी मोटी कुछ वनस्पतियां होती हैं, तो वो वहां पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अब देखेंगे ऊंट, लकड़बंगा, आपने ऊंट तो देखा होगा, जिसे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंट, लकड़बंगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं, क्योंकि ये कम पानी में अपने आप को जीवन चला सकते हैं, कम पानी में ये अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, इसलिए ये इस तरह के जीव वहां पर पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे सहारा रेगिस्तान में मरुधान है ना, ये देखो खजूर के पेड़ खड़े हुए हैं, कुछ छोटी मोटी वनस्पतियां हैं, जहां ये जिस क्षेत्र पाए जाते हैं उसी को बोल देते हैं सहारा रेगिस्तान मरुधान। आई होप चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहां से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, अर्थात जब मछलियों के कंकाल मिले हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं मछलियां जल में जिंदा रहती हैं, और जब जल सूखा होगा तो मछलियां मर गई होंगी, उनके कंकाल शेष बचे हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया। अब इसके अलावा आप क्या अनुमान लगाएंगे, आप देखें, और जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो या कुछ क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिए, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें एक और दिया गया है, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, भाई उस क्षेत्र में जब पवनें चलती हैं तो आकर रेत है, तो रेत को जब पवन उड़ा के ले जाती है तो क्या होता है, वहां गर्त बन जाती है, गड्ढे टाइप में, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। जब वहां पवन चलती है, वहां का जो रेत उड़ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो गर्त बन जाती है, वहां पर जो भूमि का जल है वो ऊपर आ जाता है, रेत हटा, भूमि का जल ऊपर आ गया। अब जो जल ऊपर आ गया तो वहां पर लोग पहुंचेंगे रहने के लिए, अपनी फसल भी उगाएंगे, तो इसमें बात लिखा है, देखिए, वहां मरुधान बनते हैं, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, जब पानी है तो उपजाऊ तो होंगे। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, क्या करते हैं, निवास करते हैं, एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। और जो भी आपके कोई भी डाउट होते हैं या कोई क्वारी होती है, कुछ लोग तो जानते नहीं है कमेंट करना कि ऑफलाइन कमेंट होती कैसे है ना। जो ये वीडियो चल रही है इसके नीचे एक कमेंट बॉक्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपके मन में आ रहा है, जो जैसे क्लास आपको अच्छी लग रही है या कोई उसमें डाउट है, आप उसको लिख के भेजिए। हमसे आप और क्या आशा रखते हैं, आप उसको लिख के भेजिए। लेकिन इसके लिए आप इतना जरूर करिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बस आपसे हमें इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम आपके लिए बेहतर तो बेहतर, मतलब अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे जो आपके एग्जाम में आपके माइंड को खोलेगा। अब देखिए आगे लोग देखते हैं, लोग कैसे होते हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, है ना। जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ की जो कष्टकारी जलवायु है, अब जलवायु कष्टकारी होती कैसे है, अरे भाई, जब वहां का तापमान अधिक बढ़ रहा है, सहन सीमा से अधिक पहुंच रहा है, आग की तरफ तापमान पहुंच रहा है, तो वो कष्टकारी जलवायु तो होगी। तो इन कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके अनुसार, जलवायु के अनुसार ढाल लिया अपने आप को। जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, इनमें बेदुइन एवं तुआरेंग भी शामिल हैं। ये देखिए इनके नाम है आदिवासियों के, ये यहाँ की जो समुदाय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके नाम है ये।
है ना, बेदुइन एवं तुआरेग ये भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग, जो चलवासी जनजाति वाले जो लोग होते हैं, है ना, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, तो चलवासी जनजाति वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। अब ऐसे पशुधन को क्यों पालते हैं? इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, और क्या मिलता है? इनकी खाल से ये पेटी, जूते और इसी से पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, इसलिए पालते हैं वो। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये आप इसको याद रख सकते हैं कि जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र है वहां पर जो धूल भरी आंधियां, गर्म आंधियां चलती हैं, तो उससे बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। कैसे? भारी वस्त्र। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, और समझ में आएगी कैसे नहीं, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं बेहतर तरीके से। अब देखिए, सहारा मरुस्थल में या सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है ना। यहाँ की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्या करते हैं? खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। देखिए, वहां पर गेहूं भी होता है, वहां पर जौ भी होता है, वहां पर सेम जैसी फसलें उगाई जाती है अपनी आजीविका चलाने के लिए, खाने के लिए। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी वहां पर कपास होती है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले हैं। जो तेल की खोज है, जिसकी संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग है, तो संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है ना। ये वहां पर स्थित है, इसलिए जो सहारा जो रेगिस्तान है उसमें बदलाव आ रहा है तेजी से। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में, अब इस क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं देखिए। खनिजों में लोहा हो गया, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो ये खनिज पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ पर तेल की भी खोज होती है, जो आपके अल्जीरिया में, लीबिया में, मिस्र में होते ही है। तो वहां के आपको जो संसाधन की जो भूमिका है वो आपको यहां से पता चल गई। ठीक है। अब देखिए, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहे हैं। जो भी सहारा की जो भी सांस्कृतिक जो भी जीवन शैली है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं समय के अनुसार। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। कैसे सुपर महामार्ग? जहां से आने जाने की जो पहले तकलीफ होती थी वो तकलीफ आज कैसे हो गई? नॉर्मल हो गई है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान, नमक में जो व्यापार होता था वहां पर, तो वहां पर ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। अब मतलब वो नमक को ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सुपर महामार्ग बन गए हैं। पहले महामार्ग नहीं थे, तो उन्होंने नमक को ऊंट के ऊपर लादा, पीठ पर लादा और ले गए जहां से ले जा रहे वहां से। लेकिन अब क्या हुआ है? अब वहां पर मार्ग बन गया है। अब जो काम ऊंट करते थे वो अब क्या कर रहे हैं? ट्रक कर रहे हैं। अब देखिए, तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं? मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। मतलब ऐसा चेंज आ रहा है जहां पे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। जहां तेल एवं गैस के जो कार्य होते हैं और जो नौकरी होती है वहां नौकरी ढूंढ रहे हैं ये लोग। कौन? चलवासी जनजाति के लोग। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, आप शब्द की उत्पत्ति, आप लद्दाख शब्द देखेंगे तो लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। क्या? एक है ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रों वाला देश। लद्दाख की बात हो रही है यहां पर।
आई होप आपको ये भी चीज समझ में आई होगी ना। अब इसमें एक और दे रखा है इन्होंने, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से, पृथ्वी के जो सबसे ठंडे स्थान है उनमें से एक द्रास लद्दाख में स्थित है, जो ठंडा स्थान है। तो ये नाम शायद आपने ना सुने हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से ये समझ में आ रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की क्यों जरूरत है और कैसे हमारे लिए उपयोगी है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, आपके लद्दाख में। अब देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में, जम्मू एवं कश्मीर का जो पूर्वी इलाका है, पूर्व में जो आपका बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यानी फिर से पढ़ेंगे हम, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, जो चित्र में अभी देखेंगे हम। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां, और दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत स्थित है। अब देखेंगे, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं ना। गहरी घाटियां, महाखंड, जो गहरी गहरी घाटियां होती हैं, गार्ज, गहरे महाखंड का निर्माण करती हैं जी। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गेगरी हिमानी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हो सकता है जो चीज आपने पहले ना पढ़ी हो वो आप आज पढ़ने में मिल रही हो आपको, जो चीज आप पहले ना जानते हो वो आज यहां सीख रहे हो, तो इससे आपका विकास हो रहा है, आप चीज सीख रहे हैं। अब देखिए, लद्दाख की ऊंचाई, जो लद्दाख की ऊंचाई है आप देखेंगे, देखिए लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है, इनकी ऊंचाई लद्दाख में, है ना। कितना फैक्ट आप देख सकते हैं। और इसे आप, मैं कह रहा हूं, यदि आप चाहो, मेरी सलाह है कि इस चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लिया करें, आपके लिए उपयोगी शब्द है ये। अब देखिए, अधिक ऊंचाई के कारण यहां की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। अब जब ये अधिक ऊंचाई पर है, आप देखेंगे 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक की ऊंचाई पर है, और आपको पता है ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, यानी कि करीबन 1000 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे, 1000 मीटर, तो क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी। तो इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। वायु कैसी होती है, पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत अधिक तीव्रता महसूस होता है, जो वहां पर वायु की जो परत है कैसी है, पतली है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को बहुत अधिक मात्रा में नहीं रोक सकती। जब नहीं रोक सकती है तो उसका तापमान हमको अधिक महसूस होगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। ग्रीष्म मानी गर्मी, तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, दिन का तापमान है, वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। जब रात होती है तो वहां का तापमान 0 से भी नीचे जाता है, आप समझ सकते हैं। तो भाई वहां पर ठंडा मौसम है, इसलिए उसको हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चूंकि यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। हिमालय का जो वृष्ट छाया क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है, इसलिए वहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अतः यह वर्षा बहुत ही कम होती है। आप इसमें थोड़ा जो इन्होंने चित्र दिखाया आप देख लेंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर है, और इसके पूर्व में लद्दाख है, ये है ना, ये लद्दाख है, और ये क्या है, सियाचिन हिमनद है। और यहां पर देखेंगे आप इंडस नदी जो आपकी बहती है ना, ये निकल रही है, सिंध नदी को ये वहां पे इंडस बोला है। और इसकी जो सहायक नदी है क्या है, श्योक नदी, ये रही, है ना, ये बारी श्योक नदी, और ये बहती हुई पाकिस्तान की तरफ ये मुड़ जाती है।
और यहाँ पर आप देखेंगे ये कारगिल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर। ये जोजिला दर्रा है, ये लेह है ना, ये देहरा गोम पास है ये। और अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, है ना। 12 लाचा ला है, रोहतांग पास है। और ये आपका तिब्बत हो गया, चीन हो गया। ये आपके जो भारत देश है ना, उसका उत्तरी हिस्सा सबसे सखर वाला, जिसकी जो भारत की जो मुंडी होती है ना, वही इन्होंने वही दिखाया है इसमें। अब देखेंगे ये, अब इन्होंने दिखाया, देखिए क्या आप जानते हैं कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। नाम भी देखिए ना, खा पा चान, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम माने बर्फ, भूमि माने जगह या खंड। अब इन्होंने एक और दे रखा है, क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको पता होने चाहिए। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। कैसा है, विलुप्त प्राय, मतलब विलुप्त की कगार पे, विलुप्त हो चुका है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। किसके लिए, ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। कैसा होता है, वजन में हल्का होगा और वो गर्म होगा। और इसका जो शिकार होता है किसके लिए, उसकी ऊन के लिए। तो वहां का ठंडा इलाका है, उनको सर्दी से अपनी रक्षा करनी है, तो वैसी चीज तो देखेंगे ना जिससे उनकी रक्षा हो सके सर्दी से। तो ये लुप्त प्राय में हो गया ये, है ना। अब देखिए वनस्पति जात यहाँ की एवं प्राणी जात यहाँ की क्या है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। देखिए यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। शुष्कता मतलब सूखा हुआ, ठंडा क्षेत्र सूखा हुआ, है ना, कोई नमी नहीं वहां पर। तो देखिए यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, मतलब कहीं कहीं वनस्पतियां हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं, क्योंकि ठंडा इलाका शुष्क है इसलिए। घाटी में सरपत बिलो, है ना, सरपत नाम है बिलो, एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, इनके वन, है ना। ग्रीष्म ऋतु में आप यहाँ पर सेब देख सकते हैं, सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, ऐसे पेड़ वहां पर मिलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। आप देखेंगे, इनमें आप देखेंगे रॉबिन, रेड स्टार्ट, है ना, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। मतलब ये इस तरह के पक्षी वहां पर आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। अब देखेंगे इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी है। अब प्रवासी पक्षी कौन कौन से देखते हैं, देखिए लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, है ना, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं, है ना। अब ये के आपके जो पक्षी इनमें देखेंगे आप, इनमें रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती स्नोकॉक, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी इनमें से, है ना। आगे देखेंगे इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भाई पशु क्यों पालते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें दूध भी चाहिए, है ना, उनको मांस भी चाहिए, खाल भी चाहिए, तो इनको प्राप्त करने के लिए पालते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। क्या आपने याक देखा है, यदि आपने याक नहीं देखा हो तो आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, है ना। उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, सींग भी थोड़े अलग टाइप में होते हैं, आप देख सकते हैं ना। तो उसका जो दूध होता है वो पनीर और मक्खन के बनाने के काम में आता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है ना। भाई सर्दी पड़ रही है वहां पर, तो ऊनी वस्त्र तो चाहिए ना उनको। तो अगला इसमें यह है, देखेंगे आप लोग, है ना, यहाँ के लोगों पर जानेंगे। तो आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना कोई एक कमेंट दें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट देंगे और बेहतर देंगे। जो आपकी जो एग्जाम होगी 25 मई को, यूपीएससी आईएएस की एग्जाम जो होगी, उसके लिए आप समझेंगे कि वो ये रामबाण है उसके लिए।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं देखो इसकी तरफ, लोग की तरफ। यहाँ लोग किस पाए जाते हैं, देखिए। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? क्या लद्दाख में, तिब्बत या मध्य एशिया के जो निवासी हैं, इनके बीच में आप कोई समानता देख सकते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। यहाँ के जो लोग कैसे हैं, या तो होंगे मुसलमान या होंगे बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। लद्दाख में जो क्या है, अनेक क्षेत्र में बौद्ध मठ अनेक है लद्दाख क्षेत्र में, और ये अपने परंपरागत जो गोपा है उसके साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हैमेस हो गया, तिखसे से एवं लामायुरु, ये क्या है, प्रसिद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी, जो गर्मी आती है ना, वहां तो तापमान ठंडा ही रहता है, लेकिन वो ग्रीष्म ऋतु बोलेंगे। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो, जैसे हम बेजर बोलते हैं ना, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, जिससे उनको सर्दी का एहसास ना हो, सर्दी महसूस ना हो, है ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, मतलब मेहनती, काम करने वाली। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। वो घर के काम भी करती हैं, छोटे मोटे व्यवसाय भी संभालती हैं। ऐसी मेहनती वहां की औरतें हैं, लेडीज है। लद्दाख की राजधानी लेह है ना। तो लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांत जुड़ी हुई है। जो लद्दाख की जो राजधानी है, वायु मार्ग के माध्यम से और सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। देखिए, आप देखेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी 1A, फर्स्ट ए बोलेंगे से हम, लेह को जोजिला दर्रा होते हुए, जो लेह है उसको जोजिला दर्रा उससे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, कश्मीर की जो घाटी उससे जोड़ता है। आप इसको नोट कर लेंगे। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में जान सकते हैं? अगर जानते हैं तो आप उनको लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। थोड़ा बहुत काम तो आप अपने स्वतः ही करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अब इन्होंने दिखाया गया, देखिए अब इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, देखिए थिक से मठ, ये रहा, है ना, ये मठ है। इससे पहले हम आपको बताएं, इसमें रह गया एक, क्या आप जानते हैं, हाँ सर बोल रहे होंगे, सर बता रहे हो क्या आप जानते हैं बार बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपके लिए जरूरी है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलने का शौक होगा, तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो जो पेड़ है, इस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है सबसे अच्छा बल्ला, है ना। तो ये बात आप क्रिकेट भले ही खेलते हो, लेकिन साथ आपको ये पता ना हो कि जो हम जो बल्ला जो खेलते हैं, है ना, गेंद जिससे मारते हैं हम, उसका जो बल्ला किस लकड़ी का अच्छा बना होता है। तो आपको वैसे बड़ा से किसी का भी लो खेलने के लिए, लेकिन जो अच्छी जो लकड़ी है वो सरपत विलो पेड़ की लकड़ी है, जो मजबूत होती है, मारे जाओ शॉट पर शॉट, कुछ नहीं होगा उसका। तो ये बात रही। अब देखिए इसमें, देखिए क्या क्या आप जानते हैं, फिर वही आ गया। अब देखिए ये भी इसे इंपोर्टेंट कर लीजिए आप इंपोर्टेंट, अगर आप इसे लिख ना सकें तो मैं थोड़ा शार्ट हो जा रहा हूं, आप इसकी शॉट ले लेंगे, जरूरी है। देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन सा? मनाली से लेह जो राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला पहला दर्रा हो गया, दूसरा बारालाचा ला दूसरा दर्रा हो गया, तीसरा लुनगालाचा ला एवं तंगलंग ला, ये 4 दर्रे हैं। यहाँ जो मनाली लेह राजमार्ग इन चारों दर्रों से गुजरता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, मैंने कहा आप नोट ना कर सकें
तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई साहब, आपके एग्जाम में काम आएंगे। जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब ये खुल जाता है, यानी 12 लाचा ला। अब थोड़ा बचा है ना, 2 मिनट की और बात है, इसको भी देख लें, पूरा हो जाएगा आपका। देखिए, यहां का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। यहाँ का जो मुख्य जो क्रियाकलाप क्या है, पर्यटन है। पर्यटन आप लोग जानते होंगे क्या है। देखिए, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, है ना, देखने के लिए। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, जो गोपा दर्शन है वो, और जो घास के मैदान वो, हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। मतलब जो पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, इनको देखने में अच्छा लगता है, उनकी सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, और फिर जाकर के वहां अपने घर जो जाते हैं वो उनको दिखाते हैं, देखो हम लद्दाख में ये चीज है, वहां पर कितना अच्छा लगता है वहां पर। कभी आप भी जाओ तो सेल्फी लेके आना, है ना। अब देखिए, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। आधुनिक में आप देखेंगे कि यहाँ के जो जनजीवन है, लोगों का जीवन है, उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। मतलब प्रकृति के साथ अपने आप को समन्वय कर लिया है, अपने आप को सामंजस्य बिठा लिया है, प्रकृति के साथ अपने आप को जीवन में बता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपने आप को ढाल लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण, जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मत विविधता से ही इनका उपयोग करते हैं। मतलब जितना जरूरत है और कम से कम इनका उपयोग करते हैं। इसलिए तो वहां पर जो एनवायरमेंट है वो साफ है, इसलिए तो लोग वहां पर घूमने आते हैं, और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, जितना जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, फालतू व्यर्थ नहीं करते। अपने यहाँ देखो पानी कैसे फैलाया जा रहा है ना, ईंधन देखो कैसे जलाया जा रहा है। अब ये तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया आज का। अब जब आप क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें आपका पहला जो अध्याय होगा वो क्या होगा, संसाधन, है ना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे संसाधन, एक मजेदार टॉपिक है, और आप ये जान जाएंगे संसाधन क्या होते हैं। तो ये जानने के लिए आप हमारी एक भी क्लास मिस मत करिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, अपना कमेंट भी दीजिए, क्लास आपको अच्छी लग रही है या उसमें कुछ और चेंजेस करना है, कुछ और बदलना है। हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी क्लास को लाइक करें, नंदिनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आपका एग्जाम का टाइम कितना रहेगा आप अनुमान लगा सकते हैं। 25 मई को एग्जाम है, आज कितनी तारीख हो गई है आप विचार करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।